नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आज सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे बढ़ता कुनबा भड़कता विपक्ष। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, साथ ही संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं। चुनाव से पहले राज्य में दल बदल भी शुरू हो गया है। इसमें अधिकांश बड़े नाम बीजेपी से जुड़ते जा रहे हैं। पहले निर्दलीय धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पवार, फिर कांग्रेस विधायक राजकुमार और अब भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही कई अन्य नेता भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इन सबके बीच आए वोटरों के सर्वे में उत्तराखंड में एक बार फिर कमल खिलने का दावा किया जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। समय बीतने के साथ ही उत्तराखंड में चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। चुनाव से पहले तमाम हथकंडे तमाम राजनीतिक दलों की ओर से अपनाए जा रहे हैं। इसी के तहत तमाम राजनीतिक दलों की नजर अपने पाले में असंतुष्ट और निर्दलीय विधायकों को लाने की है, जिसमें उत्तराखंड बीजेपी अन्य दलों से काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी में पहले निर्दलीय धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पवार, फिर कांग्रेस विधायक राजकुमार और अब भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही कई अन्य नेता भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन सबके बीच आए सर्वे में भी उत्तराखंड में एक बार फिर कमल खिलने का दावा किया जा रहा है। तमाम परिस्थितियों को देखते हुए बीजेपी 2022 में अपनी जीत के लिए काफी आश्वस्त है। सन 2022 के विधानसभा चुनाव में निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, जनता उसके साथ है। और जिस प्रकार से लोग भारतीय जनता पार्टी को आकृष्ट हो रहे हैं, वो भी उसका अपने आप में प्रमाण है। इसके अलावा जो सर्वे आ रहे हैं वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस के अंदर भारी निराशा और कुंठा है और वहाँ से लोग दौड़ रहे हैं। कांग्रेस इस समय खंड की स्थिति में है, वहाँ गृह युद्ध चल रहा है, भारी निराशा है और आम आदमी पार्टी को यहाँ जमीन मिल ही नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि अन्य दलों में लोगों के आने का सिलसिला जारी नहीं है, लेकिन बड़े चेहरे और बड़े नाम को लाने में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मानना है कि तमाम परिस्थितियां बीजेपी के विरुद्ध है। जनता महंगाई बेरोजगारी से परेशान है, जिसको देखते हुए जनता 2022 में बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है। खरीद फरोख्त का एक नया सिलसिला बीजेपी ने किया जो हमारी संस्कृति परंपरा के खिलाफ है। दुनिया हिंदुस्तान की, भारत की, उस तरह से वो कुछ भी दिखा सकते हैं। मीडिया हो गया, ये सर्वे हो गया, सब उनके, लेकिन आम जनता जनमानस से पूछो जो भूखों मर रहा है, जिसको रोजगार नहीं छीन लिए गए हैं, कारखाने बंद हो गए, किसान 8 किसान मर गए हैं, उनकी जब किसान और मजदूर दोनों ही परेशान है देश में, तो लोग क्यों वोट देंगे? सर्वे तो कुछ भी कर दे और कुछ भी लोगों को चाहिए। जो लोग जा रहे लालच में जा रहे, जिस तरह से कांग्रेस में खरीद फरोख्त की, तो जो बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे, क्या सोच के कर रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी नहीं बल्कि नेता प्रधान पार्टी है। इनका मानना है कि येन केन प्रकारेण नेता को शामिल कर लो, जनता अपने आप पीछे आ जाएगी। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज इसी कारण से कांग्रेस युक्त हो चुकी है और 2017 में भी इन्होंने इसी तरह से चुनाव लड़ा था। इस बार भी इनका यही फॉर्मूला है, लेकिन उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से समझ चुकी है, परख चुकी है, देख चुकी है और इस बार 2022 का इंतजार कर रही है इनकी सफाई के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी चुनावी तैयारियों के लिहाज से काफी आगे दिखाई दे रही है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही 2 निर्दलीय विधायकों और 1 कांग्रेस विधायकों को तोड़कर अपने पाले में लाकर बीजेपी ने चुनाव से पहले विपक्षी दलों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर बनाया है। साथ ही जनता में भी बीजेपी के प्रति नेताओं की आस्था को भी एक सकारात्मक भूमिका के तौर पर दिखाया है। अब देखना यह है कि तमाम तैयारियों
की बदौलत क्या बीजेपी मिथक तोड़कर एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने वाली है? क्या बीजेपी की 60 पार का नारा साकार होगा? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी कोई बड़ा नाम और चेहरा शामिल होगा? ऐसे अनगिनत सवाल अपने जवाब के इंतजार में हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। जी हाँ, तो आज जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि भाजपा का कुनबा तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष में भी एक बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम दल तैयारियों में जुटे हैं, साथ ही संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं। चुनाव से पहले राज्य में दल बदल भी शुरू हो गया है और इसमें अधिकांश बड़े नाम बीजेपी से जुड़ते जा रहे हैं। पहले निर्दलीय धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार, फिर कांग्रेस विधायक राजकुमार और अब भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही कई अन्य नेता भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इन सबके बीच आए वोटरों के सर्वे में उत्तराखंड में एक बार फिर कमल खिलने का दावा किया जा रहा है और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुनबा बढ़ने से 2022 का इलेक्शन जीता जा सकता है। क्या जनता के मन में है? क्या जनता एक बार फिर कमल खिलाना चाहती है? जो मिथक इतने लंबे समय से उत्तराखंड में चलता आ रहा है कि एक बार कांग्रेस, फिर भाजपा की सरकार, फिर कांग्रेस और फिर भाजपा की सरकार, तो क्या इस बार ये जो मिथक है ये टूटेगा? हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रविन्द्रनाथ कौशिक जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आम आदमी पार्टी से हमारे साथ संजय भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं, और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और रवि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, लगातार बीजेपी के पाले में तमाम विधायक जो है कांग्रेस के वो आ रहे हैं, या निर्दलीय विधायक जो है वो भी अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसको लेकर आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि क्या कुनबा बढ़ने से भाजपा जीत हासिल करेगी 2022 में? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि इस बार 60 पार। जी, उनके 57 विधायकों वाली प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड की जनता ने दी, लेकिन पिछले पौने 5 साल में उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ भी काम ये नहीं कर पाए। सिर्फ और सिर्फ जीरो वर्क गवर्नमेंट उत्तराखंड में दी गई। अब उन्होंने जो नारा दिया, उस नारे के कारण वो, अगर उन्हें लगता था कि हम 60 पार आ रहे हैं, तो उन डोरे किसी विधायकों पे क्यों डाल रहे हैं? स्पष्ट है कि उन्हें भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी की अब यहाँ से छुट्टी होने वाली है, उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी गायब होने वाली है, जैसे अन्य कई राज्यों से हुई है। वही हाल यहाँ उत्तराखंड में भी होने वाला है। इसीलिए इन्होंने कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त करनी शुरू कर दी, चाहे वो राजकुमार हो, पुरोला वाले कांग्रेस के विधायक, या हरीश रावत जी की सरकार में जो मंत्री रहते प्रीतम पंवार हो, या राम सिंह केड़ा हो जो निर्दलीय विधायक है, जिन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, असल में वो कांग्रेसी ही थे। तो वो लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान है। लेकिन कांग्रेस और भाजपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये सबको मालूम है। उत्तराखंड में बारी बारी से इनकी सरकार रही है। पिछले 21 सालों से इन्होंने उत्तराखंड का बेड़ा कर किया है, कुछ नहीं किया है। तो साफ बात है कि उत्तराखंड की जनमानस, उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी की तरफ एक विकल्प के रूप में देख रही है, और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनेगी और उत्तराखंड की जनता की भलाई के लिए काम होगा। ठीक है। रवीन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवीन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक मसलों के जानकार हैं, इतने लंबे समय से राजनीतिक मसलों को समझ रहे हैं। रवीन जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि क्या वाकई कुनबा बढ़ने से 2022 का चुनाव फतेह कर पाएगी भाजपा? क्या कुनबा बढ़ने से वो तमाम जो लोगों को समस्याएं हैं, या जो जिन मुद्दों से खफा है जनता, क्या उन पर पर्दा पड़ जाएगा? में ऐसा है कि भाजपा का, जैसे कि उन्होंने दोबारा टारगेट बनाया है 60+ जी, तो इतना तो ये सामान्य सी बात है कि वो जो पिछली बार 57 जीत के आए थे वो सबके सब तो दोबारा जीत के आएंगे नहीं। तो वो जो हार की थोड़ी बहुत गुंजाइश है, जो कि सत्ता विरोधी रुझान होता है जी, तो उसे पूरा करने के लिए वो उन सीटों पे जोर लगा रहे हैं जहां वो पिछली बार हारे थे। जी, अब ये तो भाजपा वालों को पता होगा कि भाई जो उनके कार्यकर्ता उन सीटों पे इतने दिन से तैयारी कर रहे थे, जो दूसरे नंबर पे आए थे,
वो इस बार टिकट की उम्मीद कर रहे थे, उन्हें अब टिकट ना दे करके जो कांग्रेस से बुला करके आप जी समझ रहे कि विनिंग विनिंग पोजीशन बना रहे हैं, तो बेचारे उन पुराने कार्यकर्ताओं को क्या करेंगे, जी उनकी क्या भूमिका रहेगी। जी देखिए, राजनीति में कोई भी सिर्फ आदर्श के लिए, समाज सेवा के लिए नहीं आता। जी लोगों ने इतने दिन से काम किया है पार्टी में, तो इस उम्मीद में किया है कि उन्हें टिकट मिलेगा और वो जीतेंगे। अब उन्हें आप टिकट नहीं देंगे तो उनकी भूमिका क्या होगी, ये भी तो जो है भाजपा वालों को विचार करना चाहिए। जी तो ये कहीं ऐसा ना हो कि प्लस माइनस जो है वो मिलाकर के जीरो हो जाए। जी जी। बिल्कुल। रविंद्र जी, मैं यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से कांग्रेस के जो विधायक हैं अब जो भाजपा का दामन थाम रहे हैं, बात अगर हम करें, जैसे कि आपने भी कहा कि जो और पहले से पार्टी में लोग हैं, कहीं ना कहीं गुटबाजी भाजपा में भी लगातार देखने को मिल रही है, कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। चूंकि भाजपा सत्ता पक्ष में है, अगर उसमें गुटबाजी होती तो कहीं ना कहीं ये आगे आने वाले दिनों में भाजपा के लिए समस्या खड़ी कर सकती है। जेपी नड्डा आए, उन्होंने यहाँ पर एकता की घुट्टी पिलाई सभी जो विधायक मंत्री हैं उनको कि एकजुट होकर हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन गुटबाजी कहीं ना कहीं है और आगे भी शायद देखने को मिलेगी। तो कांग्रेस के जो लोग आ रहे हैं, अभी हमने देखा इससे पहले जो लोग हैं वो भी नाराज चल रहे हैं। सतपाल महाराज जी को देख लीजिए, उनका भी कहीं ना कहीं एक नजर आता है कि वो नाराज है पार्टी से। अगर हम बात करें हरक सिंह रावत की, तो उनका भी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ। तमाम ऐसे अंदर लोग हैं जो नाराज चल रहे हैं। ऐसे में और लोग अगर पार्टी के अंदर जाते हैं तो क्या दिक्कतें नहीं पैदा होंगी, और वो जो एकजुटता की बात कही जाती है, क्या वो एकजुटता रह जाएगी? दिक्कत ये है कि जो कांग्रेस से विधायक आए हैं जी उनमें से आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जी अब सतपाल महाराज मन मार करके ये मंत्री है ना, उनकी बिल्कुल। इच्छा तो मुख्यमंत्री बनने की है। जी हरक सिंह रावत 50 बार कह चुके हैं कि मंत्री तो मैं जो है मैं पिछले 25-30 साल से हूँ, अब एक ही पद रह गया मेरा, मुख्यमंत्री पद। जी तो अब ऐसे लोग जो हैं, अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है जी तो वो मंत्री बनने के लिए दोबारा चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये तो जरा संदेह की बात है। और ये बात भी है कि भाजपा में कांग्रेस की जो है वो कार्यशैली तो चलती नहीं। वहां तो जो है वो दिल्ली से वो आपके किसी नए विधायक को बना देते हैं, जैसे धामी साहब को बनाया है। जी पहले उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा था, बनाया तो आपको सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। जी हालांकि इसका एक सकारात्मक पक्ष ये है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता में उम्मीद बनी रहती है कि भाई हम लगे रहेंगे तो कभी न कभी हमारा नंबर कहीं ना कहीं आ जाएगा। जी हम जी। संजय जी आपके पास आते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि अभी एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के मुताबिक, हम उस सर्वे की बात कर रहे हैं सिर्फ, उस सर्वे के मुताबिक 45 से 47 सीटें भाजपा के खेमे में आ रही हैं और 25 के आसपास कांग्रेस के खेमे में आ रही हैं, 4 आम आदमी पार्टी के खेमे में आ रही हैं और 2 अन्य। तो ये एक सर्वे है फिलहाल, तो कहीं ना कहीं भाजपा की जीत का दावा वो सर्वे कर रहा है। तो सबसे पहले तो क्या कहना है आपको कि क्या ये जो कुनबा बढ़ रहा है, या बीजेपी का ये जो 4.5 साल का कार्यकाल अभी तक रहा है, या इससे ज्यादा का वक्त बीत रहा है और 3 मुख्यमंत्री चूंकि बदल चुके हैं, तो सबसे पहले तो सर्वे को लेकर क्या कहना है आपको? देखिए शुक्ला जी, जो सर्वे की बात है तो जी सर्वे सबने देखा है। जब बंगाल में चुनाव हुए तो सर्वे आया जी और कहा दीदी ओ दीदी खेला हो बे। तो जी खेला क्या हुआ, वो सर्वे के बिल्कुल विपरीत खेला हुआ। जी वहां पर जो सर्वे में दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, वो जी वहां नहीं आई है। ये सबको मालूम है, सबने ये देखा है। तो उसी प्रकार से इस सर्वे को एक दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि सर्वे किया है तो सर्वे करने वाली टीम ही ज्यादा सही बता सकती है कि क्या उन्होंने सर्वे किया, कितने लोगों का उन्होंने सैंपल लिया और किस किस क्षेत्र में उन्होंने सैंपल लिया, किस आधार पे, किस किस क्षेत्र, क्योंकि उत्तराखंड एक बिल्कुल अलग सा स्टेट है। जी ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरे राज्य हैं। उत्तराखंड में अगर देहरादून का सर्वे करोगे तो कुछ और सिनेरियो निकलेगा, हरिद्वार में कुछ और निकलेगा, उधम सिंह नगर में कुछ और निकलेगा, कुमाऊं के पहाड़ों पे कुछ और निकलेगा, गढ़वाल के पहाड़ों पे कुछ और निकलेगा, गढ़वाल के ही पहाड़ों पे अगर चमोली जाएंगे तो कुछ और सर्वे निकलेगा, जी अगर आप टिहरी जाएंगे, पौड़ी जाएंगे तो अलग निकलेगा, क्योंकि सब जगह की कुछ ना कुछ फर्क है। सब एक जैसे लोग नहीं है, सब लोगों की अलग अलग सोच है, अलग अलग सोचना है। तो वो सर्वे उन्होंने कहाँ से सैंपल लिया इसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन सर्वे में एक चीज अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी को वो कम से कम वोट दिखा रहे हैं कि हाँ 10% वोट मिलेगा। तो ये बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और सर्वे 10% दिखा रहा है, जबकि हमारा ये मानना है कि सर्वे से बहुत ज्यादा
आम आदमी पार्टी को मिलने वाला है, क्योंकि अभी 3 दिन हुए हैं हमारे रोजगार गारंटी योजना को शुरू किए हुए रजिस्ट्रेशन को। हमारे 7,000 कार्यकर्ता उत्तराखंड के विभिन्न गांवों में, गलियों में, मोहल्लों में जा रहे हैं और 3 दिन में आपको बताना चाहूंगा यशी शुक्ला जी कि 1 लाख बेरोजगारों ने केजरीवाल रोजगार गारंटी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। ये 20 दिन हमारा जो चलना है अभियान, उसमें अभी 17 दिन बाकी हैं। तो सर्वे से बिल्कुल अलग आपको दिखाई देगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और सर्वे क्या है। जी चलिए ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस से लखपत बुटोला जी भी जुड़ चुके हैं। लखपत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लखपत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या बीजेपी में जिस तरीके से आपके विधायक या निर्दलीय विधायक जो हैं भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तमाम अन्य और भी लोग हैं जो भाजपा का दामन थाम रहे हैं, तो इससे आपका क्या आपकी कांग्रेस को फर्क पड़ता है इस बात से? देखिए, पार्टियां नेता बनाती हैं जी, और ये जनता मन किसी पार्टी को वोट देने का करेगी तो नेता के आने जाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इससे ये स्पष्ट होता, भाजपा जिस तरह से लगातार एक तरफ तो कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ अगर भाजपा सर्वे में ये दिखा रहे हैं, बार बार नेशनल मीडिया से लेकर कई जगह सर्वे दिखाने का काम किया जा रहा है कि हम सत्ता में दोबारा वापस से आ रहे हैं, तो इतनी मजबूत भाजपा है तो क्यों दूसरे कार्यकर्ताओं को ले जा रहे, क्यों दूसरे जगह के विधायक, चाहे वो निर्दलीय विधायक हो, दूसरे निर्दलीय विधायक हो, चाहे कोई दूसरी पार्टी के लोग हो, कार्यकर्ता, उनको इसलिए ले जाना पड़ रहा है क्योंकि भाजपा जानती है उनकी यहाँ पे जमानत नहीं बसने वाली है। प्रदेश की जनता ने मन बना दिया है, जिस तरह से भाजपा ने यहाँ पे कुशासन दिया, 57 का बहुमत माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और मोदी जी के कहने पे दिया था, उसके बावजूद भी भाजपा ने जिस तरह से यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या की, जनादेश का अपमान किया और 3 मुख्यमंत्री देने का, फेलियर मुख्यमंत्री देने का काम किया, जनता उसके एवज में इनको जवाब देगी और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जनता का मत होता है वो किस पार्टी के लिए होता है। लोग इस समय कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं, कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में रहेगी, कांग्रेस 50 से ज्यादा सीटों पे यहाँ पे चुनाव जीतेगी और इससे मुझे लगता है जो भाजपा इस तरह का एक माहौल बनाने का काम करे, लोगों को पैसा दे के, धन बल, भाव बल और सत्ता बल के माध्यम से लोगों से अपने साथ जोड़ने का काम करे, उससे जनता पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एटलीस्ट जनता ने भाजपा को 5 साल विकास के लिए चुना था, यहाँ की सेवा के लिए चुना था, यहाँ की गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, महिला सुरक्षा से लेकर तमाम चीजों को लेकर के जनता ने इनको जनादेश दिया था। कि इसलिए नहीं दिया था कि आपको 57 के बहुमत के बाद भी आप दूसरी पार्टी के विधायक को खरीदो, निर्दलियों को खरीदो और लोगों को खरीदो, इसके लिए इन्हें जनादेश नहीं दिया था। जनादेश 2/3 से ज्यादा दिया था, काम करने के लिए दिया था और वो काम धरातल पे हुए नहीं है। भाजपा यदि बहस ये कहते, भाजपा के लोग ये कहते हमने ये काम किए, इसके आधार पे हम वोट मांगना चाहते, इसके आधार पे हम जनता के बीच जाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर होता और इसमें भाजपा ध्यान देते तो ज्यादा ठीक हो। लेकिन क्योंकि चुनाव के अब 1.5 से 2 महीने रह रखे हैं, आचार संहिता 2-2.5 महीने बाद लग जाएगी, मैं आपसे कह सकता हूँ गिने चुने दिन भाजपा के हैं और भाजपा का सुपड़ा साफ उत्तराखंड में होगा। मैं आपसे मुस्कान जी श्योरिटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है लखपत जी, जीत का दावा तो हर कोई कर रहा है। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि कांग्रेस और भाजपा तो इस बार आने ही वाली नहीं है, आम आदमी पार्टी का परचम बुलंद होगा। खैर ये तो 2022 में ही तय होगा कि किसके सर सजेगा ताज। राजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं, एक तरफ जहां लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, बीजेपी में लोग आते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, तो अभी हमने अगर राय जानी संजय जी की भी और लखपत जी की, तो उनका ये साफ कहना है कि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी कि क्या कुनबा बढ़ने से 2022 का चुनाव फतेह किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए यशी एक महत्वपूर्ण बात ये भी बनती है कि इस बार जो है जो 2022 के जो चुनाव, आगामी चुनाव का आगाज तो जरूर हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां जो है यात्राओं के तौर पे एक तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन जो है वो प्रदेश के अंदर दिखा रही है। लेकिन ये भी बात महत्वपूर्ण है कि इस पे भी ध्यान रखना होगा कि 2022 का चुनाव होगा वो वाकई इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और बहुत ज्यादा एक कंपटीशन एक तरीके से कहा जा सकता है कि पार्टियों में होगा, क्योंकि अब तीसरे मोर्चे के हिसाब से जैसे
आम आदमी पार्टी से संजय जी ने बोला है, सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सभी लोग ग्राउंड जीरो पे जो है जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, जनता के साथ और जो इस समय मौजूदा सरकार है उनकी कमियों को भी गिनवा रही है जो विपक्ष की पार्टियां हैं। लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि जो आगामी 2022 के जिस तरीके से चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि फेरबदल जो है ये आज पहली बार नहीं देखने को मिल रहा है ये चीज। इससे पहले भी हमने देखा है कि कितनी जब भी चुनाव आते हैं तो दल बदल एक तरीके से जो है फेरबदल जो है वो आम पार्टियों में चलता है। अभी तो हम जब देख रहे हैं कि जो भाजपा है सबसे ज्यादा बहुमत में इस समय 57 विधायकों के साथ जो भाजपा की सरकार बनी थी अभी तक, उसमें हालांकि भले ही मुख्यमंत्री का फेरबदल हो, नेतृत्व परिवर्तन हुआ हो, वो कमियां संगठन में रही, पार्टी में रही, क्या विषय रहे वो पार्टी की अपनी अंदरूनी राय है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि यही ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो 2022 की चुनाव को लेकर के ग्राउंड जीरो पे जो है वो चल चुकी हैं। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि तीसरे मोर्चे के हिसाब से अगर कहा जाए तो आम आदमी पार्टी अपना आप सभी को यहाँ पर हम रोकना चाहेंगे और यहाँ पर हम आज देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं किस तरीके से बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोई नहीं रह जाए वंचित, ये प्रण धर लेते हम सब। हर घर में हर हाथ हो थाली, चलो मनाए अन्नोत्सव। अन्नोत्सव, 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 अन्नोत्सव। नई सुबह लेकर आई है कनक रंग में नई लहर। अन्न धन्य हर जन तक पहुँचे, रह न जाए कहीं कोई कसर। नई सुबह लेकर आई है कनक रंग में नई लहर। अन्न धन्य हर जन तक पहुँचे, रह न जाए कहीं कोई कसर। इस कठिन समय में हाथ बटाए, एक दूजे का मिल हम सब। हर घर में हर हाथ हो थाली, चलो मनाए अन्नोत्सव। अन्नोत्सव, 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 अन्नोत्सव। भोजन भी पोषण भी, सम्मान के साथ जीवन का पर्व मनाएं। आइए अन्नोत्सव मनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गृह राज्य मंत्री का बेटा गिरफ्तार हुआ है, कोर्ट ले जा रहे हैं आशीष मिश्रा को। लखीमपुर जिला जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह से की जा रही थी आशीष मिश्रा से पूछताछ। आपको बता दें सीआरपीसी 160 के तहत उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तमाम आधार निकलकर सामने आए हैं। पहले कहा जा रहा था कि जो ड्राइवर था हरिओम वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन उस दिन उसने पीली धारी की शर्ट पहनी थी और आशीष मिश्रा ने सफेद शर्ट की शर्ट पहनी थी और थार छोड़कर जो भागा था उस व्यक्ति ने भी सफेद रंग की शर्ट पहनी थी। तो इस आधार पर और तमाम आधार जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाए हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है। गृह राज्य मंत्री का बेटा गिरफ्तार, कोर्ट ले जा रही है पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखीमपुर जिला जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुबह से की जा रही थी आशीष मिश्रा से पूछताछ। तमाम सवाल जिनके जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाए, पुलिस सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा है उन्हें जेल। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर कांड से, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा गिरफ्तार कर लिया गया है। लखीमपुर जिला जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह से पूछताछ की जा रही थी आशीष मिश्रा से, पुलिस सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा है जेल। आपको बता दें कि सुबह से उनसे पूछताछ की जा रही थी। इससे पहले 2 बार उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया था। आज आशीष मिश्रा ने खुद को पुलिस के सामने पेश किया, उनसे सवाल जवाब हुए और कई ऐसे सवाल जिनके जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाए और उसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। सुबह से की जा रही थी पूछताछ
और ये वही तस्वीरें हैं जो पिछले कई दिनों से वायरल वीडियो काफी तेजी से चर्चा का विषय बने हुए थे। और इस वीडियो के आधार पर जो व्यक्ति थार गाड़ी को छोड़कर भागा था, उसने सफेद रंग की शर्ट पहन रखी थी और उनका कहना था कि जो ड्राइवर हरिओम था उसने ये गाड़ी चढ़ाई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो फुटेज सामने आया उसके आधार पर आशीष मिश्रा ने भी सफेद रंग की शर्ट पहनी थी, उनके ड्राइवर ने नहीं। और तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाए और उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर कांड से जुड़ी आपको हम बता रहे हैं। लखीमपुर जिला जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उन्हें जेल ले जाया जा रहा। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से किसान आगे जा रहे थे और पीछे से गाड़ी आकर चढ़ा दी गई। लखीमपुर कांड अपने इतिहास में याद किया जाएगा, जहां पर किसानों का नरसंहार हुआ, एक पत्रकार की मौत हुई, बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई और आज आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो रही है। सुबह से उनसे पूछताछ की जा रही थी और कई ऐसे सवाल थे जिनके जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पाए और उनकी गिरफ्तारी हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा है जेल। कल जिस तरीके से अजय मिश्रा बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और कह रहे थे कि उनके बेटे को जेल नहीं हो सकती है, और जिस तरीके से वो कह रहे थे उनका बेटा निर्दोष है, लेकिन आज पूछताछ में कहीं ना कहीं ये सामने निकल कर आया है, कहीं ना कहीं ये निकल कर सामने आया है कि आशीष मिश्रा ही दोषी हैं। और हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सुबह से आज पूछताछ हो रही थी आशीष मिश्रा से और कल जिस तरीके से अजय मिश्रा लगातार कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और लगातार वो कह रहे थे कि उनके बेटे की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन आज जिस तरीके से उनसे पूछताछ हुई और वो कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए, उन्हें दोषी करार देते हुए गिरफ्तार किया गया। सर, क्या कहना आपको? यसी अभी दोषी नहीं कहेंगे, क्योंकि दोषी करार देना या छोड़ना ये कोर्ट का काम है, लेकिन वो आरोपी हैं, वो प्राइम एक्यूज्ड हैं, यानी मुख्य आरोपी हैं और उन्हें बुलाया गया था। कल सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकारा था और सारे सिस्टम को झकझोरा था, सिस्टम पर उंगली उठाई थी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिनों से लगातार। हमने मंथन में सवाल उठाया, गुरुवार को मंथन में सवाल उठाया कि क्या कोई हत्या आरोपी 302 का आरोपी, क्या उसे संबंध देकर हाथ जोड़कर उसे प्रार्थना करके उसको बुलाया जाता है? ऐसा मैंने कभी नहीं देखा पहले। और सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी शब्दशः यही बातें कही हैं कि भाई भारत का ये पहला मामला है कि हत्या के आरोपी, हत्याकांड के आरोपी को पुलिस कह रही, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही कि आप आ जाइए, आपसे पूछताछ करनी है। ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? ये बिल्कुल विधि सम्मत नहीं है। और इन्हीं सब जो सुप्रीम कोर्ट का रुख था, चीफ जस्टिस का रुख था, उसके बाद समन करके दोबारा समन किया गया और ये अजय मिश्रा और उनके जो पैरोकार थे वो मजबूर हो गए कि आशीष मिश्रा को सामने लाया जाए। आज आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए लाए गए। अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से लखीमपुर की जो क्राइम ब्रांच है उसकी तरफ से अभी कोई गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं है ऐसी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, जैसे पुलिस लाइन में अचानक फोर्स बढ़ा दिया गया, हलचल तेज हो गई, जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई, अचानक वहां पर भी हलचल तेज हो गई, कोर्ट के बाहर जो लखीमपुर का जो कोर्ट है जिला न्यायालय, वहां फोर्स बढ़ा दी गई, हलचल तेज है। तो ये तमाम परिस्थितियों को जोड़कर हमारे जैसे तमाम पत्रकार जो वहां मौजूद हैं उनके हवाले से, हमारे सहयोगी के हवाले से जो खबरें आई कि ये माना जा रहा है कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है, केवल पुलिस का आधिकारिक बयान आना है। तमाम हमारे साथियों ने यह भी खबर दी है कि उन्हें कोर्ट ले जाने की तैयारी है, वो उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा, जैसे कि विधिक व्यवस्था होती है कि पुलिस जब गिरफ्तारी दिखाती है 160 सीआरपी में उन्हें बुलाया गया बयान देने के लिए, सारे बयान किए गए, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई और फिर अंततः ऐसा माना गया कि वो प्राइम एक्यूज्ड हैं, जो अभी तक खबरें आ रही हैं। एक तरीके से उन्हें मुख्य आरोपी माना गया और अब उन्हें कोर्ट ले जाने की तैयारी है। थोड़ी देर में हो सकता है कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट में पेश करने के बाद फिर जो माननीय न्यायालय जो भी निर्णय लेगा, पुलिस रिमांड पर उन्हें देता है या 14 दिन की न्यायिक रिमांड हिरासत में उन्हें जेल भेजा जाता है। अभी थोड़ी देर में चीज़ें निकल कर आएंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि डे 1 से आशीष मिश्रा और उनके पिता भारत के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी इस बात को कह रहे थे कि वो निर्दोष हैं, वो निर्दोष हैं, वो निर्दोष हैं, वो कहीं शामिल नहीं हैं। जब ये घटना हुई तो वो दंगल में जो उनके आशीष मिश्रा के बाबा और अजय मिश्रा के पिताजी की स्मृति में जो दंगल 40 साल से होता है, उसके वो जो दंगल कमेटी है उसके आशीष मिश्रा अध्यक्ष हैं।
और वो वहाँ पर मौजूद थे। कई तरीके की दलीलें दी गई। एक पिस्टल वाला वीडियो भी सामने आया, वो पिस्तौल लोड करते आशीष मिश्रा दिखे, तो इस पर भी पत्रकारों ने अजय मिश्रा से सवाल किया कि भाई वो पिस्तौल लेकर वो लोड करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये उसके नाम पे वो लाइसेंसधारी है, पिस्तौल उसके नाम है, लोड कर सकता है। तो लगातार अजय मिश्रा अपने बेटे के बचाव में थे और जो खबर आ रही है अभी कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। इसी बिल्कुल सर, और यहाँ पर एक चीज और जो लगातार देखने को मिली है वो ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है सरकार को, तो ये जो लंबा वक्त, उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जांच प्रक्रिया पर भी सवाल है कि आपने एक आरोपी को मौका दिया है कि वो अपने सबूत इकट्ठा कर सके। जैसे कि आज आप सुबह भी कह रहे थे कि अजय मिश्रा अपने बयान में कह रहे थे कि उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, तमाम तरीके की चीजें हैं, और तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर भी सरकार को फटकार लगाई थी कि आप एक वक्त दे रहे हैं आरोपी को कि आप सबूत इकट्ठा करिए, आप अपने बचाव में सबूत इकट्ठा करिए। नहीं, निश्चित तौर पर सीडीआर की बात कर रहे थे, वो कॉल डिटेल रिपोर्ट की बात कर रहे थे। कॉल डिटेल रिपोर्ट जो अन्वेषण है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें व्यक्ति की लोकेशन कहाँ है इस बात को लेकर प्रूव की जाती है। लेकिन कई मौक़ों पर ऐसी होता है कि मेरा फ़ोन अगर यशी शुक्ला लेकर कहीं दूसरे स्थान पर खड़ी हैं और मैं किसी दूसरे स्थान पर हूँ, तो जो सीडीआर आएगी, जहाँ यशी शुक्ला खड़ी हैं वही सीडीआर आएगी, और हमने कहीं ऐसा कोई कांड कर दिया तो हम बच जाएंगे, ये कोशिशें होती हैं। तो इनको कोर्ट या जो जांच एजेंसियां हैं एक आधार मानती हैं, लेकिन इन्हें हरदम जांच एजेंसियां और कोर्ट भी संदेह की दृष्टि से देखता है, क्योंकि तमाम इस तरीके के घटनाक्रम आए कि अपहरण के मामले में अपहर्ताओं ने अपहरण किया, अपराध को कहीं और लेकर गए और वो फ़ोन उठाकर किसी ट्रक में फेंक दिया। हम तमाम फिल्मों में देखते हैं और तमाम हकीकत में भी ऐसे घटनाक्रम होते हैं। वो लोकेशन कहीं और की मिल रही, सीडीआर कहीं और का मिल रहा, व्यक्ति कहीं और है, अपराधी कहीं और है। तो अपराधी जितना साथी रहे, हमारा जो सिस्टम है वो उसे हर हाल में पकड़ लेता है। तो इस पूरे प्रकरण में अभी बहुत सारी चीज़ें साफ होनी हैं, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि लखीमपुर में, माफ़ कीजिएगा, लखीमपुर में इस वक्त आशीष मिश्रा को पुलिस कोर्ट ले जाने की तैयारी में है। जी बिल्कुल दुर्गेन्द्र सर, और आज हम लोगों ने जो लखीमपुर कांड में हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पर देखा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार राजनीति कर रहा था, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग लगातार उठाई जा रही थी और लगातार कहा जा रहा था कि उनको गिरफ्तार किया जाए, और आज आकर उनकी गिरफ्तारी होती है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लेकर भी एक संतुष्टि जो है, और पूरा देश चूंकि चाह रहा था कि अब ये जो किसानों की मौत हुई है उनको न्याय मिले। नहीं, निश्चित तौर पर ये बात बिल्कुल ठीक है, और लगातार विपक्ष अभी भी कह रहा, अभी जैसे आज अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अब किसानों को कुचल रही है, संविधान को कुचल रही है सरकार, अरमानों को कुचल रही है, कई तरीके से आक्रमण किया उन्होंने सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर। तो जाहिर सी बात है, और जो आज आप देख रहे हैं अजय मिश्रा के बेटे से जो पूछताछ हो रही है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डर है, भय है, और जो विपक्ष ने जिस तरीके से दबाव बनाया है, और ऐसा विपक्ष ने इतना ज़बरदस्त दबाव बनाया कि इस पर जनहित याचिका हुई, और स्वतः जो माहौल देखकर जो निर्माण हुआ ऐसे माहौल का, वो विपक्ष की बहुत बड़ी उसमें भूमिका है कि जो सरकार को दबाव में लिया, सिस्टम को दबाव में लिया विपक्ष ने, संपूर्ण विपक्ष, पूरे विपक्ष को मैं कहूंगा, मैं किसी एक को इसमें क्रेडिट नहीं देना चाहूंगा, मैं संपूर्ण विपक्ष को। देखने में आया कि कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर उसको नेतृत्व किया, लेकिन कोई भी विपक्षी नेता, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी ने हालांकि बयानों से काम चलाया, उसके नेता एक बार गए, लेकिन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये दल लगातार सड़क पर लड़ते नजर आए, और कांग्रेस ने तो चौतरफा वार किया। कई राज्यों से उसके नेता उत्तर प्रदेश पहुंचे, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, चारों तरफ से एक ऐसी घेराबंदी की, एक ऐसा माहौल का निर्माण किया कि सरकार और सिस्टम को दबाव में आना पड़ा, और चीज़ें जो आज हो रही हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान विपक्ष का है निश्चित तौर पर। बिल्कुल दुर्गेन्द्र सर, आपसे अभी और भी समीकरण को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ आमिर रजा, हमारे संवाददाता, भी लगातार जुड़े हुए हैं। आमिर, क्या कुछ अभी तक अपडेट मिल पा रहे हैं? क्या आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, फैक्ट की बात है, अगर सिर्फ पूछताछ हो रही होती तो उनको जिस धारा के तहत उनको बुलाया गया था, उस धारा के तहत उनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरीके से उनको लगातार रोका गया है, कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट है कि उनकी गिरफ्तारी निश्चित है, गिरफ्तार किया गया है उनको। उसके बाद बस घोषणा इस बात की होना है, इस बात का होना है कि कब वो दरवाजा खुलेगा,
कब एसआईटी सेल के लोग जो आएंगे बाहर और आधिकारिक तौर पर घोषणा करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उसके बाद देखना यह है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद इनको कहाँ ले जाया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इनको न्यायालय में पेश करना है, न्यायालय में पेश करने के बाद ही इनको जेल भेजा जा सकता है। कि देखना यह है कि इसका अगला कदम होगा। लेकिन अभी बंद दरवाजा है, बंद दरवाजे के पीछे कई राज है, वो राज तभी खुलेंगे जब ये क्राइम ब्रांच का ऑफिस का दरवाजा खुलेगा। जी आमिर, आपसे और भी यहाँ पर हम अपडेट लेते रहेंगे और प्रधान संपादक दुर्गेन जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे समीकरण को समझाने के लिए। और हम जिस तरीके से आज आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी लगभग तय है। आपको बता दें कि जो माहौल बन रहा है उस हिसाब से आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी लगभग तय है। कोर्ट लेकर जा रही है पुलिस, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। थोड़ी देर में शायद प्रशासनिक अमला जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके बाद इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। सुबह से आपको बता दें कि पूछताछ की जा रही थी, सुबह पुलिस सुरक्षा के बीच उन्हें जेल ले जाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम लखीमपुर कांड से जुड़ी बता रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी। एक महिलाओं के लिए कमेटी गठित की गई थी, उसमें कितनी प्रोग्रेस है? महिला आयोग लगातार उस पर काम करता है। जो नशे को लेकर के क्या आप लोगों की मुहिम है? जो कोरोना काल चला है उसमें जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, सरकार द्वारा जो है उनको किस तरीके की मदद दी जा रही है? वात्सल्य योजना के रूप में उनके लिए एक योजना लेकर आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी भूमिका जो है वो मामा के रूप में स्वीकार करी है और मैंने अपनी भूमिका बुआ के रूप में स्वीकार करी है। मैं यही कहूँगी आप लोगों के माध्यम से, के न्यूज़ के माध्यम से, कि ऐसे बच्चों को जहाँ कहीं भी अपनी बुआ की आवश्यकता हो, मामा की आवश्यकता हो, वो ज़रूर हमसे संपर्क करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं बढ़ता कुनबा भड़कता विपक्ष। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी तैयारियां कर रहे हैं, साथ ही संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं। चुनाव से पहले राज्य में दल बदल भी शुरू हो गया है और इसमें अधिकांश बड़े नाम बीजेपी से जुड़ते जा रहे हैं। पहले निर्दलीय धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पवार, फिर कांग्रेस विधायक राजकुमार और अब भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह केड़ा ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही कई अन्य नेता भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इन सबके बीच आए वोटरों के सर्वे में उत्तराखंड में एक बार फिर कमल खिलने का दावा किया जा रहा है और हम इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे
वरिष्ठ पत्रकार जी भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय भट्ट जी। वरिष्ठ पत्रकार जी का रुख करते हैं, आपसे जानना चाहूंगी मैं यहाँ पर योगेंद्र जी की जिस तरीके से आपने यहाँ पर आम आदमी पार्टी को भी देख लिया है, बात अगर हम करें पहले हमारे पास दो ऑप्शंस हुआ करते थे, कांग्रेस और भाजपा, अब तीसरा विकल्प आम आदमी पार्टी भी है, तो कहीं ना कहीं क्या इसका असर हम देखेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी को पड़ सकता है आने वाले 2022 में चुनाव में? हाँ, क्यों नहीं। जो नई पार्टी अपनी स्थान बनाएगी तो इन दोनों पार्टियों की कीमत पे बनाएगी। पिछले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के अलावा कुछ निर्दलीय विधायक जीते थे, तो इस बार निर्दलीय विधायक जो है वो मजबूरी में ही चुनाव लड़ते हैं जी। जब टिकट नहीं मिलता। राम सिंह कैडा भी निर्दलीय आपकी तभी बने जब कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया जी। तो पहले विकल्प था हमारे पास यूकेडी, तो उसमें एक बार जो है सबसे ज़्यादा 4 विधायक उसके आए थे, लेकिन वो कांग्रेस और भाजपा की सत्ता में हिस्सेदार बनने के चक्कर में अपनी अलग पहचान खो बैठे जी। कुछ जातीय समीकरण ऐसे हैं कि उसमें बसपा के भी विधायक रहे हैं एक विधानसभा में। सपा कोशिश करती है, सपा आज तक जो है एक भी विधायक जिता नहीं पाई। अब आप नई पार्टी है, उसको अपना प्रदर्शन दिखाना है। संगठन उसका इतना मजबूत नहीं है जितना कांग्रेस का है या बीजेपी का है, लेकिन दिल्ली की चमत्कारी जीत उनके जो है वो संगठन में नेताओं में जोश भरती रहती है कि जैसे दिल्ली में उन्होंने चमत्कार किया वैसे यहाँ भी कर देंगे, और दिल्ली में जो कि रिपीट किया है उन्होंने, तो इसलिए आत्मविश्वास यहाँ बढ़ रहा है। तो आप पार्टी अब जितनी भी सीटें लेगी वो या तो कांग्रेस की लेगी या भाजपा की लेगी। जी जी। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से भाजपा में लगातार लोग बढ़ रहे हैं, या हम कांग्रेस की बात करें तो लोग लगातार बढ़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने अब शुरुआत की है उत्तराखंड में और 70 की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो कुनबा भाजपा में बढ़ रहा है इसका असर आप पर पड़ेगा? संजय जी। संजय जी जी आवाज आ रही है एस शुक्ला जी? जी जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो कुनबा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और निर्दलीय विधायक और कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में खींचा जा रहा है जी। येन प्रकरण दोबारा से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो कहीं पिछले 4.5 साल में दिखाई नहीं दिए। आपने देखा होगा कि 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों का विरोध हो चुका है जी। जनता ने विरोध किया है, चाहे आप थराली की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, झबरेड़ा की बात करें, सितारगंज की बात करें, गंगोली हाट की बात करें, रायपुर की बात करें, धर्मपुर की बात करें, दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां विधायकों का विरोध हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के, और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का विरोध किया। ये बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भिड़ गए विभिन्न स्थानों पर। जा रही है। अरे भाई और उत्तराखंड से उनका सफाया है, इनके पास आ जाए। जी बिल्कुल संजय जी, कहीं ना कहीं ये तो एक समीकरण अलग देखने को मिल ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि जिस तरीके से आप जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा को लगातार तमाम महंगाई को लेकर, देवस्थानम बोर्ड को लेकर, तमाम जो कर्मचारी संघ है वो भी तमाम मुद्दों पर आजकल सड़कों पर नजर आ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा को इस पर फोकस करना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनका 21 साल से उत्तराखंड में शासन रहा है और जनता ने इनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखा है कि भाई कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पाई, इसे उखाड़ फेंको, भाजपा ले आओ। भाजपा की सरकार कुछ नहीं कर पाई, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्हें उखाड़ फेंको, कांग्रेस ले आओ। फिर यही रिपीट हुआ। तो ये जनता चाहती थी कि ये लोग काम करें, लेकिन ये कहीं काम पर खरे नहीं उतर पाए, इसीलिए जनता ने इन्हें बार बार उखाड़ फेंका। ये तो सत्यता है कि बार बार इन्होंने उखाड़ फेंका
और जहां तक बात उत्तराखंड की है, उत्तराखंड में विकास की है, तो आज भी 15-15, 20-20 किलोमीटर पगडंडी पे चलना पड़ता है। आज तक इनको बहुत भारत को आजाद हुए हो गए, लेकिन आज तक सड़कें नहीं बन पाई। डंडी कंडी पर लाना पड़ता है महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं को और हमारे बीमारों को। और यहाँ तक कि स्कूलिंग भी नहीं है। स्कूल 5000 बंद हो गए पिछले। मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे बोलने का अवसर दिया जाए। जी जी, आपको मौका मिलेगा। संजय जी को अपनी बात को पूरा करने दीजिए। जी, अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में भी हालत बद से बदतर है। कोरोना काल में भी सबने देखा कि चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, उन्हें दिल्ली जाकर इलाज कराना पड़ा। तो स्वास्थ्य के हालात हैं। अभी 3 दिन पहले की अगर बात करोगे तो बद्रीनाथ और केदारनाथ में एक यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहां उन्हें स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पाई। भले ये भारतीय जनता पार्टी। ठीक है संजय जी, सुयाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। सुयाल जी, क्या कुछ कहना है आपको? आपका प्रश्न क्या था? आज का विषय क्या था? जरा शॉर्ट संक्षिप्त बताइए। आज आपके फेवर में ही था सुयाल जी, बढ़ता कुनबा भड़कता विपक्ष। जी जी जी, देखिए ये आम आदमी पार्टी वाले, मुझे लगता है कि उत्तराखंड की अभी ABCD का पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की लोकप्रिय पार्टी है और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। कल राम सिंह खेड़ा जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इनके आम पार्टी का जो प्रदेश के उपाध्यक्ष, जिनको बेला फुसलाकर अपनी पार्टी में ले गए थे, जब उनको पता लगा कि इस पार्टी के तो ढाक के 3 पात है, विनोद कपरवान जी तो पुनः वापस भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। अन्य कई तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को देखकर ये कांग्रेस पार्टी में ये आजकल जो नए आए आम आदमी पार्टी वाले, जिन्हें अभी उत्तराखंड का भूगोल का भी सही ढंग से ज्ञान नहीं है, नहीं राज्य के हितों से कोई सरोकार है, केवल राजनीति करने से मतलब है, केवल प्रोपेगेंडा करने से मतलब है, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा दिया है 5 पार का, उसको पूरा करेगी। लोग युवा नेता धामीम के नेतृत्व में जो है तो अपने आस्था व्यक्त कर रहे हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी द्वारा, उनके द्वारा जो उत्तराखंड के लिए अनेकों योजनाएं प्रारंभ की गई है, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़क कनेक्टिविटी, रोड हो, चाहे आपका एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे आपकी विद्युत परियोजनाएं हो, चाहे आपका किसान सम्मान निधि हो, उत्तराखंड को लाभ प्राप्त है। उत्तराखंड को केंद्र की योजनाओं के द्वारा जिस तरह से 7 वर्षों के अंदर उत्तराखंड अवार्ड रहे, पेंशन वाला मामला है, इस इश्यूज पर जो उत्तराखंड राज्य के लोगों को हित हुआ है, उससे लोग भारतीय जनता पार्टी को अग्रसरित हो रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जो अन्य राज्यों कांग्रेस है, जो एक जर्जर इमारत हो चुकी है, ये ढहने वाली है। नेतृत्व है न इसका स्थानीय आधार पर कोई नेतृत्व है, न केंद्र स्तर पर कोई नेतृत्व दे पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है सुयाल जी, ठीक है, आपके पास वापस आएंगे हम। लखपत बोटेला जी कुछ कहना चाहते हैं। लखपत जी, क्या कुछ कहना आपको? देखिए, सुयाल जी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये विकास का खाका नहीं बता पाए। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि आप डबल इंजन की बात करते हैं, आपने पिछले 4.5 सालों में प्रदेश में 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा देने का प्रदेश में काम किया। आज उत्तराखंड 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे में डूबने का उन्होंने जो काम। CMI की रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड देश के सबसे तेजी से बढ़ते हुए बेरोजगारी दर में नंबर 24.3% की बेरोजगारी दर से यहाँ पे बढ़ रही है। जहां तक दिल्ली की बात है, मैं अरविंद केजरीवाल जी पे कह सकता हूँ, जनता, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह है। वहां पे CMI की रिपोर्ट कहती है कि 27.3% की दर से तीसरे नंबर पे दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। यदि बेरोजगारी की दर घटानी है तो दिल्ली के अंदर घटाए, जहां उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। इसलिए मैं बहुत सारी चीजें इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि इस पार्टी को अभी देखना। लेकिन जहां तक भाजपा की बात है, हाँ, प्रदेश का विकास भाजपा ने किया है, लूट खसोट में विकास किया है, भ्रष्टाचार में विकास किया है, बेरोजगारी देने में विकास किया। आप बताइए सुयाल साहब, आपने 2018, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, जवाब दीजिए, पहले सुन लीजिए। बीच में जब आप पढ़ के नहीं आते तो बताया मत कीजिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ, 2018-19 में आपने रोजगार वर्ष मनाया, 18-19 वर्ष। सुयाल जी, लखपत जी को सुन लीजिए, पहले आपको भी मौका दिया जाएगा। संजय जी, आपके पास आऊंगी, लखपत जी को पूरा कर लीजिए अपनी बात को। मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप 2 चीजों का जवाब दीजिए। 2018-19 को आपने रोजगार वर्ष मनाए, 884 रोजगार मेलों का सृजन किया, 684 लोगों को रोजगार दिया।
ये स्थिति है जिसमें आपने 10,000 करोड़ रुपए 884 रोजगार मेलों को सृजन करने का काम किया, उसमें आप रोजगार नहीं दे पाए। आपने 19-20 में इन्वेस्टमेंट समिट के नाम पे कहा कि 1,20,000 करोड़ के एमओयू साइन कर दे, उसके बावजूद आप एक आदमी को कहता, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, आपने उसके स्थान पे केवल रोजगार, आपने इन्वेस्ट समिट के नाम पे उत्तराखंड की भूमि को बेचने का काम किया है। यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन भूमि पे लगी थी उसको खोलने का काम करके बड़े बड़े माफियों को उत्तराखंड बेचने के लिए दिया। उसके बाद आप ये बताइए इन्वेस्टमेंट समिट में कितने रोजगार मिले? तीसरी बात मैं पूछना चाह, सुन लीजिए पूरी बात सुन लीजिए, मेरी 30 सेकंड बात सुनिए, मैं इनसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ। इनके प्रदेश मुख्यालय के अंदर इनके एक संगठन मंत्री पे एक लड़की इनके कार्यकर्ता पे बलात्कार के आरोप लगाती है। इनके 4 विधायक आज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेके घूम रहे हैं। ठीक है लखपत जी, अब जवाब भी सुन लीजिए। लखपत जी जवाब सुन लीजिए। विनोद जी अपनी बात को पूरा करिए, बहुत कम शब्दों में अपना जवाब दीजिए। बोर्ड के अंदर जिस भ्रष्टाचार की जन्नी है इसने उत्तराखंड राज्य को छलाया, जवाब दीजिए ना। आपको पूछा जा रहा कर्मकांड बोर्ड पे भ्रष्टाचार क्यों किया आपने, ये पूछा जा रहा आपको, क्या कार्रवाई की आपने? उत्तराखंड को जितना मर्जी केंद्र के मत के पैसे को आप दोनों हाथों से लूटना चाहते हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जन्नी है। आप जवाब दीजिए, कर्मकांड बोर्ड पे क्यों भ्रष्टाचार हो, आप उसका जवाब। आपने लोकायुक्त नहीं बताया, आपने कहा था 30 दिन में लोकायुक्त बनाएंगे, आपने पर्वत समिति को लोकायुक्त भेज दिया। यदि आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं तो पर्वत समिति को लोकायुक्त क्यों भेजा है, इसमें जवाब दीजिए। आप सत्ता में आप हैं, आज सवाल कांग्रेस से पूछोगे, जवाब दे आपकी बनती, जनता के प्रति जवाब दे आपकी है। आपको इस प्रदेश की जनता ने 57 का बहुमत इसलिए दिया था कि आप विकास करें, रोजगार दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 2017 में जब आपको सत्ता दी तो 4% बेरोजगार दर से दी थी, आपने 24% ले जाने का काम किया। इस प्रदेश के अंदर राज्य सकल घरेलू उत्पाद सबसे ज्यादा देश के नंबर 1 राज्य हम थे। हिमालय राज्यों में सबसे बढ़ती अर्थव्यवस्था हमारी थी, उसको आपने डिस्ट्रॉय करने का काम कर दिया। और आप कहते कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे? उत्तराखंड में कोई सरोकार नहीं है। अरे प्रियाल साहब आप ये बताने का काम कीजिए, सुन लीजिए। जवाब दे, आपकी बनती कांग्रेस की बनती है, सत्ता में आप है, कांग्रेस है सत्ता में। लखपत जी जवाब तो दे दीजिए। अरे विनोद जी को इनको पूछने का काम कि इन्होंने चूड़ियां पहनी है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया तो जेल क्यों नहीं डाला, कांग्रेस के नेताओं को क्यों छोड़ रखा है? यदि भ्रष्टाचार हुआ तो जेल क्यों नहीं डालते? चूड़ियां पहन के बैठे हुए क्या लोग में बैठ के चिल्लाएंगे? भ्रष्टाचार हुआ तो टॉलरेंस क्यों करे भ्रष्टाचार? आप ये बताएं, आपने लोकायुक्त। लखपत जी रुक जाइए, लोकायुक्त क्यों नहीं? रुक जाइए लखपत जी, रुक जाइए। अरे इनकी बात थोड़ी सुनूंगा मैं, ये जवाब दे मुझे। लोकायुक्त क्यों नहीं? जवाब देने का मौका देंगे तो सुनेंगे ना आप, जवाब सुन भी तो लीजिए। ये कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे, इनसे सवाल पूछा जा रहा है, आरोप लगा रहे। ठीक है, नहीं होगा जवाब, नहीं होगा विनोद जी के पास जवाब, क्या जवाब देंगे? संजय जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। विनोद जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन रुक जाइए, संजय जी को अपनी बात को पूरा करने दीजिए। संजय जी जब जवाब देंगे तो क्यों बिठाने इनको चैनलों पे? देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहाँ बौखला के हल्ला मचा रहे हैं, इन्होंने ऐसे ही पूरे उत्तराखंड को, उत्तराखंड को पूरा, अरे लखपत भाई थोड़ा देर शांति भी बैठिए, भत्ता दे देंगे, 7.5 आपने सुनने का बात नहीं है क्या? आपके बीच में बोला है क्या? जिस राज्य का सरल घरेलू उत्पाद 2,50,000 करोड़ रुपया हो, सुन लीजिए, क्यों त्रिवेंद्र रावत को डेंगू घोटाले में? लखपत जी देखिए वक्त की कमी है, लखपत जी वक्त की कमी है और हमें संजय जी का भी जवाब लेना है। संजय जी अपनी बात को पूरा कर ले, संजय जी अपनी बात को पूरा करिए, रुक जाइए, आपके पास आ रही हूं मैं। झूठ क्यों सुने आप? ये बताओ झूठ बात इनके, अरे झूठ आप बोलते हो, आप ये बताइए ना पैसा कहां था, इसने जवाब दीजिए। त्रिवेंद्र रावत को ढेंचा बीज घोटाले में हरीश रावत ने क्यों बख्शा? मुझे आप ये बताएं, चिल्लाने से कुछ जवाब दीजिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ, घोटाला किया, बात कह के चले जाते हैं, दिल्ली से आके देहरादून में आते हैं। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बीजेपी का विपक्ष पर लगातार हमला जारी है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने घेरे में ले रहा है। और हम आज बात कर रहे थे जिस तरीके से बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है और विपक्ष कहीं ना कहीं भड़क रहा है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।